नमस्ते दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और टॉपिक का नाम है फिनेंशियल डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक को मैंने अपने खुद के रिसर्च और नॉलेज से बनाया है। मैंने इस टॉपिक को हिंदी में समझाने की कोशिश की है, परंतु कुछ फाइनेंशियल टर्म्स हमें इंग्लिश में भी समझना ज़रूरी है, तो उसे मैं वक्त आने पर समझा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद हमें फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, इसे समझना ज़रूरी है। मैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स ब्रीफ में समझाऊंगा, उसके बाद उस कंसेप्ट को हम डेरिवेटिव्स में अप्लाई करेंगे। सेकंड, शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन। अभी सबको पता है कि जब बाजार में लेन देन होता है तो लेन देन बायर और सेलर के बीच होता है। वैसे ही डेरिवेटिव्स में बायर और सेलर होते हैं, तो उसमें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है उसे हम समझेंगे इन फाइनेंस टर्म्स। थर्ड, अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट ये ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इस कंसेप्ट को डेफिनेशन में समझ जाएंगे। एंड लास्ट, एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हम डेफिनेशन समझने के बाद उसे एक एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। वाई डेरिवेटिव इज कॉल्ड अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव को कानूनी अनुबंध क्यों कहा जाता है, इसे हम कुछ कंसेप्ट से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस के बाद हम समझेंगे कंसिडरेशन का मतलब क्या है, और लास्ट में कंसिडरेशन के बाद एग्रीमेंट समझेंगे। अगर ये तीन चीज़ें हमने जान ली तो उसके बाद हम समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी अनुबंध क्यों कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या है? प्रॉमिस का मतलब हिंदी में वादा कहते हैं। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं पार्टी ए को अपना घर बेचना है 50 लाख रुपए में। पार्टी ए ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसे घर खरीदना है, दैट इज पार्टी बी। यदि पार्टी बी पार्टी ए के ऑफर या प्रस्ताव को स्वीकार करता है और पार्टी ए पार्टी बी के ऑफर या प्रस्ताव को स्वीकार करता है, उसे प्रॉमिस या वादा माना जाता है। अभी इस सारी चीज को एक लाइन में कहूँ तो जब दोनों पार्टी एक दूसरे के प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तब उसे प्रॉमिस कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं एग्रीमेंट की तरफ। एग्रीमेंट को समझने से पहले हम दो कंसेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहला है प्रॉमिस और सेकंड कंसिडरेशन। हमने प्रॉमिस जो है वो पहले ही समझ लिया है, अभी कंसिडरेशन को समझते हैं। कंसिडरेशन का मतलब है प्रतिफल। जब एक चीज के बदले में दूसरी चीज मिलती है उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। अब उसी एग्जांपल को लेते हैं। अब पार्टी ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? पार्टी ए के लिए कंसिडरेशन जो है वो पैसे होगा। क्यों? क्योंकि पार्टी ए को घर के बदले में 50 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि पैसा मिलेगा। और पार्टी बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? पार्टी बी के लिए पैसे के बदले उसे घर मिलेगा। तो उसे एक लाइन में सम अप कर दूं तो जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन एक साथ आ जाती है उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट को लीगल कॉन्ट्रैक्ट या हिंदी में कानूनी अनुबंध कब माना जाता है? जब एक एग्रीमेंट कानून द्वारा लागू किया जाता है तब उसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी अनुबंध कहा जाता है। कानून का मतलब क्या है? यदि कॉन्ट्रैक्ट में कानून लागू किया जाता है तब दोनों पार्टी अपने कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं। जब कोई पार्टी चूक करती है अपने वादे को निभाने में, तब उसके खिलाफ फाइल या केस दर्ज किया जाता है। इसलिए डेरिवेटिव जो है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से समझ लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, हम वही एग्जांपल समझेंगे। अभी हमें पता है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। अभी हम इसी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंस के हिसाब से समझेंगे। पार्टी ए पार्टी बी को घर बेचता है और बदले में पार्टी बी से पैसे लेता है, जबकि पार्टी बी पार्टी ए को पैसे देता है और घर का मालिक बन जाता है। यहाँ पे पार्टी ए जिसने घर बेचा है उसे शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कानून लागू था और उसने वादा किया था पार्टी बी को वे घर बेच के बदले में 50 लाख रुपए लेगा, और पार्टी बी जिसने पैसे लेकर घर खरीद लिया उसे लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कानून लागू था और उसने वादा किया था पार्टी ए को वे पैसे देकर घर खरीद लेगा। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन मैंने समझा दिया है। एक और वर्ड है यहाँ पे, ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड का मतलब ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब हिंदी में कर्तव्य को निभाना कहते हैं। अभी पार्टी ए का कर्तव्य क्या है? पार्टी ए का कर्तव्य है वो जो है घर बेचेगा, और पार्टी बी का कर्तव्य क्या है? पार्टी बी का कर्तव्य है कि वो घर खरीद लेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ डेरिवेटिव? सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव और अंडरलाइंग एसेट को समझेंगे। A derivative is a instrument derived from underlying asset, and the value of a derivative instrument depends on the value of underlying। यहाँ पे दो वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एंड करेंसीज, ये सब क्या है? ये सब जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। अभी डेरिवेटिव को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका लेन देन जो है वो पैसों में होता है, इसलिए डेरिवेटिव को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो ये डेरिवेटिव का मतलब हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइंग एसेट, ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डेरिवेटिव की प्राइस डिसाइड की जाती है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल में जो है हमको समझ आ जाएगा कि डेरिवेटिव क्या है और अंडरलाइंग एसेट क्या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं बर्गर जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि सेलर बर्गर बेच रहा है और बायर बर्गर पैसे के बदले में ले रहा है। अभी बर्गर की परफॉर्मेंस उसके पैटी पे निर्भर करती है। ये जो पैटी है वो अंडरलाइंग एसेट है। यदि पैटी का टेस्ट अच्छा है तो बर्गर की डिमांड बढ़ेगी और उसकी कीमत भी बढ़ेगी। मतलब अगर पैटी का टेस्ट अच्छा लगा तो कंज्यूमर उससे और पसंद करेगा, उससे और ज़्यादा पैसे देगा और बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इन केस अगर इसका उल्टा हुआ, यदि पैटी का टेस्ट अच्छा नहीं रहा तो कस्टमर्स इसे पसंद नहीं करेंगे
और बर्गर का बिजनेस या फिर वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो ये हमने अच्छी तरह से डेरिवेटिव की डेफिनेशन को समझा है और उस डेफिनेशन के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अंडरलाइंग एसेट ये हमने समझ लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक डेरिवेटिव का एग्जांपल को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दो पार्टी है, एक बिजनेसमैन और एक फार्मर। फार्मर को मैं बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले ये पार्टी जो है एक बिजनेसमैन है जिसका होटल का बिजनेस है और वो जो है मसाला डोसा बेचता है अपने कस्टमर को। तो मसाला डोसा बनाने के लिए क्या चाहिए? आलू चाहिए। तो अभी इस बिजनेसमैन को पता चलता है कि 3 महीने के बाद आलू के दाम बढ़ने वाले हैं। तो उसे चिंता होती है कि आलू की अगर दाम बढ़ जाएगी तो मसाला डोसा के दाम भी बढ़ जाएगा और बिजनेस का नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने पहले देखी थी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मसाला डोसा है। और अंडरलाइंग एसेट क्या है? अंडरलाइंग एसेट जो है वो आलू है। तो अभी ये सिचुएशन है कि 3 महीने के बाद ऐसे बिजनेसमैन सोचता, उसे खबर लगती है कि 3 महीने के बाद आलू के दाम बढ़ जाएंगे। अगर आलू के दाम बढ़ते हैं तो उसका जो मसाला डोसा का डिश का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो दूसरी तरफ है वो फार्मर है। फार्मर जो है वो दूसरी पार्टी है जो वेजिटेबल सेलर है और वो आलू बेचता है। तो फार्मर क्या सोचता है कि ठीक है चलो प्राइस जो है वो बढ़ेगा, बट वो क्या सोचता है, वो बिजनेसमैन से थोड़ा अलग सोचता है। वो क्या सोचता है कि 3 महीने के बाद प्राइस बढ़ेगा बट वापस 3 महीने के मतलब थोड़े समय के बाद फिर से प्राइस जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो वो क्या सोचता है कि प्राइस बढ़ने के बजाय प्राइस घट जाएगी। तो यहाँ पे बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन जो है फार्मर के पास एक प्रपोजल लेकर जाता है, एक प्रस्ताव लेकर जाता है कि मैं आपसे 1000 किलो आलू लूँगा एट द रेट ऑफ ₹25 3 महीने के बाद। और ये जो है बिजनेसमैन ने प्रपोजल दिया फार्मर को। तो हम ये मानते हैं कि अगर फार्मर ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो फार्मर भी जो है एक प्रपोजल बिजनेसमैन को देगा कि मैं जो हूँ आपको 1000 किलो आलू दूंगा और बदले में आप मुझे पैसे देंगे। तो ये जो भी डिस्कशन हुआ, ये लोग क्या करते हैं, एक कागज़ पे पूरा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उसमें जो है अभी ये एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो अपना अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाएंगे। तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट इनका बन गया है कि क्वांटिटी जो है 1000 किलो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25,000 और ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स। मतलब ये दोनों 3 महीने के बाद मिलेंगे और 3 महीने के बाद ही ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। तो ये जो था, ये था फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे इनका सिर्फ एग्रीमेंट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है कि ये दोनों अपने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाएंगे 3 महीने के बाद। ये जो आगे हम बढ़ते हैं कि 3 महीने के बाद होता क्या है। और एक और बात, यहाँ पे बिजनेसमैन जो है वो लॉन्ग पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि वो फार्मर से आलू खरीदेगा और फार्मर जो है यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन को आलू बेचेगा। तो ये जो भी मैंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए थे इस एग्जांपल में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन्होंने जो है ऑलरेडी
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, जिसमें क्वांटिटी 1000 किलो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 25,000 रुपये और ड्यूरेशन 3 मंथ्स। अभी जो है सिनेरियो ऐसा है कि 3 महीने जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो अभी इससे हम 2 एग्जांपल से देखेंगे। अगर प्राइस बढ़ता है तो किसका फ़ायदा होगा, और दूसरी तरफ यदि प्राइस घटती है तो किसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है, मतलब 3 महीने के बाद जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 30 रुपये पर किलो। तो आलू के दाम जो है 30 रुपये पर किलो, तो उसके हिसाब से आलू कितने का होगा। तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आलू के दाम जो है वो 30,000 रुपये हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन रखी थी कि हम एक फिक्स प्राइस को मान के चलेंगे कि 3 महीने के बाद हम इसी प्राइस से आलू खरीदेंगे और इसी प्राइस से ही हम आलू बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ऑलरेडी 25,000 रुपये है और करेंट मार्केट प्राइस 30,000 रुपये है। तो यहाँ पे अभी सेटलमेंट करना है, तो यहाँ पे फ़ायदा किसका हुआ, यहाँ पे फ़ायदा जो है वो बिजनेसमैन का हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पहले ये सोच के साइन किया था कि 3 महीने के बाद आलू के दाम बढ़ने वाले हैं, तो उसने अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया है फ्रॉम बिजनेसमैन टू फार्मर। तो यहाँ पे 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कौन भरेगा, वो जो है फार्मर भरेगा। फार्मर को जो है यहाँ पे लॉस हो गया है, वो फर्स्ट केस हमने देखा। अभी सेकंड केस देखते हैं कि प्राइस अगर घटती है तो यहाँ पे किसका फ़ायदा होता। अगर प्राइस घट जाती तो यहाँ पे फार्मर का फ़ायदा होता। क्यों? क्योंकि अभी मान लो कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपये, तो 20 रुपये के हिसाब से आलू के दाम क्या होता, आलू के दाम जो है वो 20,000 रुपये होते। और इन्होंने पहले से ही 3 महीने पहले एक फिक्स प्राइस से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो जो 25 रुपये से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो उसके हिसाब से आलू के दाम कितना हुआ, तो आलू के दाम जो है था वो 25,000 रुपये। तो यहाँ पे जो चीज़ कम दाम में मिलने वाली थी वही चीज़ आज बिजनेसमैन फार्मर से ज़्यादा दाम में वो खरीद रहा है। तो यहाँ पे फ़ायदा किसका हुआ, यहाँ पे फ़ायदा जो है वो फार्मर का हुआ। क्यों? क्योंकि फार्मर ने ये सोच के साइन किया था कि प्राइजेस जो है मार्केट के घटेंगे। तो बिजनेसमैन यहाँ पे फार्मर को 5,000 रुपये दे देगा। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।